हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं +2 केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो, अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस भी होते हैं और गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं। बट अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की। तो लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब है जिसमें हमारा सॉल्वेंट क्या रहने वाला है, लिक्विड रहने वाला है, लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये तीन तरीके का है हमारे पास। एक है सॉलिड इन लिक्विड, मतलब जब हमारा सॉल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट तो फिक्स है, लिक्विड। फिर है हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड, जब हमारा सॉल्यूट लिक्विड होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा। और लास्ट है गैस इन लिक्विड, जिसमें हमारा सॉल्यूट लिक्विड होगा और सॉल्यूट गैस होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा। तो अगर हम सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। लिक्विड इन लिक्विड में अगर हम बात करें तो यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे राउल्ट्स लॉ को। और अगर हम गैस इन लिक्विड की बात करें तो यहां पर हम बात करने वाले हैं हेनरीज लॉ की। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of two or more non-reacting components whose composition can be varied up to certain limit। तो सॉल्यूशन आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक सिंगल फेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास सॉल्ट है जो कि सॉलिड फेस में होता है, आपके पास वाटर है जो कि लिक्विड फेस में होता है। अब आप इसको मिक्स कर रहे हैं तो आपको पता है सॉल्ट वाटर में डिजोल्व हो जाता है और बनता है सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कि ओवरऑल लिक्विड फेस में होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन बन रहा है वो एक सिंगल फेस में है, दैट इज लिक्विड। तो आप इसको होमोजीनियस कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करें सैंड की, सैंड सॉलिड फेस में होता है और वाटर लिक्विड फेस में होता है। और अगर आप इसको डिजोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा सैंड इन वाटर। यहाँ पर आपको सैंड अलग नजर आती है सॉलिड फेस में और वाटर अलग नजर आता है लिक्विड फेस में। तो यहाँ पे आपको दो डिफरेंट फेस नजर आ रहे हैं। तो ये मिक्सचर तो है लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है, ये हिट्रोजीनियस है। तो आप इसको सॉल्यूशन कंसिडर नहीं कर सकते। एंड सेकेंड थिंग, आपके पास जो कंपोनेंट्स है वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। मतलब जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो रिएक्ट कर गए तो वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेंगे और सॉल्यूट और सॉल्वेंट कभी भी अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कॉम्पोजिशन कैन बी वेरीड अप टू सर्टेन लिमिट। आप जब एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आप एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही डिजोल्व कर सकते हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका सॉल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, तो उस टाइम पर आपका जो सॉल्यूशन है वो हिट्रोजीनियस हो जाएगा। उसको कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब आप उसके अंदर फर्दर सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम आगे बात करें यहां पर तो नेक्स्ट वी हैव बाइनरी सॉल्यूशन।
तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा जिसमें आपके पास एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम बाइनरी सॉल्यूशंस की ही बात करने वाले हैं। वैसे सॉल्यूशन टर्शरी भी होते हैं जिसमें आपके पास दो सॉल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है। ऐसे ही हमारे पास क्वाटनरी सॉल्यूशन भी होता है जिसमें हमारे पास तीन सॉल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होगा। अब हम बात करते हैं कि ये सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is present in small amount और ये भी आप कह सकते हैं which is getting dissolved। जो चीज डिजॉल्व हो रही है उसको आप कह सकते हैं कि वो सॉल्यूट है, which is getting dissolved। और सॉल्वेंट क्या है? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which decide the physical state of solution। आपके सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट जिस कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही है उसको आप सॉल्वेंट कहते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इन विच द सब्सटेंस इज गेटिंग डिजॉल्व्ड। द सब्सटेंस इज गेटिंग डिजॉल्व्ड। तो आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जा रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो यहां पे सॉल्ट को डिसॉल्व किया जा रहा है वाटर के अंदर। तो यहां पे सॉल्ट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। या फिर और देखें, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो शुगर को क्या कहा जाएगा? सॉल्यूट, और वाटर को क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपका सॉल्ट होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है और आपका जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में होता है। आप जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास बनता है सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि लिक्विड फेस में होता है। हमने कहा था कि सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है जो आपके सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है। तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो लिक्विड स्टेट में आ रहा है, तो आपका कौन सा कंपोनेंट है जो लिक्विड स्टेट में था? वो है वाटर। तो जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन किस पर डिपेंड कर रही है? वाटर की स्टेट पे डिपेंड कर रही है। तो वाटर आपका यहां पे क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, और सॉल्ट आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। नेक्स्ट, अब हमारे पास टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म आपको यह बताती है कि एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। तो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास है मोलैरिटी, जिसको आप मोलर भी बोलते हैं और इसको आप कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in 1 liter volume of solution।
तो अगर आपको किसी सॉल्यूशन पर मोलैरिटी लिखी हुई मिल रही है तो मोलैरिटी रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उस पर लिखा गया है 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो एक्वस बोल दिया गया है, इसका मतलब आपका सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट हो जाएगा आपका वाटर, और NaOH आपका यहां पर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। तो मोलैरिटी क्या किसको रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो 2 मोलर मीन्स 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहां पे कौन है? NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं सॉल्यूट के और वॉल्यूम मिल जाता है सॉल्यूशन का। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी। आप मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपके पास ml में है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लें? डिवाइड कर दें इसको 1000 से, तो आपकी वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आपका यहां से हट के ऊपर चला आएगा। तो अगर आप 1000 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका ml किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो ऊपर 1000 का फैक्टर आ जाएगा, और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है तो ऊपर 1 रहेगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी व्हेन 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड is dissolved in water to make 500 ml of solution। मोलर मास ऑफ H2SO4 आपको दिया जा रहा है 98 ग्राम पर मोल। तो बच्चे क्या फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का? मोलैरिटी इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट आपका यहां पर ये रहा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास ml में है, तो जब भी वॉल्यूम ml में होगी तो ऊपर 1000 का फैक्टर आ जाएगा। तो यहां से आपका डेसिमल डाउन हो जाएगा, ये 10, 98 से 98 कैंसिल आउट, दैट इज 1/5.2 मोल पर लीटर। तो ये आपकी मोलैरिटी हो जाएगी। इस तरीके से आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट्स की, यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है? मोल। वॉल्यूम किस में ले रहे हैं? लीटर में। तो वी गेट मोल पर लीटर, जिसको आप कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है।
जैसे कि मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब आप जानते हैं कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगी, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो मोलैरिटी डिक्रीज करेगी। तो एक बात याद रखें, विद चेंज इन टेम्परेचर मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑल्सो चेंजेस। नेक्स्ट वी हैव सम केसेस। जैसे मान के चलें आपके पास कोई सॉल्यूशन था और आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसमें वाटर ऐड करके उसको डाइल्यूट कर दिया। तो व्हेन अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, तो जब आपने उसमें वाटर ऐड किया है तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, और अगर वॉल्यूम चेंज हो रही है तो उसकी मोलैरिटी भी चेंज होगी। तो आपको वही न्यू मोलैरिटी कैलकुलेट करनी होती है कि नया मोलैरिटी क्या होगा। तो व्हेन अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, तो मान के चलें ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है m1। इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है आपके पास v1, और क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मोल्स रहे होंगे सॉल्यूट के, लेट इट बी n1। अब आपने इसमें ऐड कर दिया वाटर, तो जब आपने इसमें वाटर ऐड किया तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और हम जानते हैं कि अगर वॉल्यूम चेंज हुई है तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। तो न्यू मोलैरिटी लेट इट बी m2 एंड न्यू वॉल्यूम इज v2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो लेट इट बी n2। अब हम अगर बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली और नंबर ऑफ मोल्स फाइनली सेम रहेंगे, क्योंकि आपने वाटर ऐड किया है तो उससे सॉल्यूट की अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान के चलें आपके पास ये कोई सॉल्यूशन था 2 मोलर NaCl, तो 2 मोलर NaCl का मतलब क्या हुआ कि 2 मोल्स ऑफ NaCl is present in 1 liter volume of solution। मतलब इसके अंदर 2 मोल थे NaCl के। अगर आपने इसमें वाटर ऐड किया है तो उससे नमक के मोल्स पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तो NaCl के मोल अभी भी कितने रहेंगे, 2 मोल्स। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनली। अब आप जानते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो वो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ पे n1 कैलकुलेट करना चाहें नंबर ऑफ मोल्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा हमारे पास मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहें तो वो हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप इस रिलेशन का यूज कर कर न्यू मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए जरा एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। कैलकुलेट द न्यू मोलैरिटी या मोलैरिटी कह लें ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 2 molar 500 ml solution of NaOH is diluted by adding water
to make 2000 ml of solution। आपके पास एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी 2 मोलर थी और उसका वॉल्यूम था 500 ml। अब आपने उसमें वाटर ऐड किया है जिससे उसका रिजल्टिंग वॉल्यूम कितना हो चुका है 2000 ml। तो आपको बताना है कि न्यू मोलैरिटी कितनी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी, तो वही हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया है, तो जब एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो हमारे पास इक्वेशन होती है m1v1 इक्वल्स टू m2v2। तो यहाँ पर आपका m1 क्या है, m1 इज 2, v1 कितना है आपका 500, m2 आप कैलकुलेट कर रहे हैं और वॉल्यूम कितना हो चुका है आपका रिजल्टिंग 2000। ओके, तो यहाँ से आपका 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 4 जा, तो 2/4 इज 1/2, 1/2 इज 0.5 मोल पर लीटर। तो आप इस तरीके से न्यू मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव केस 2। व्हेन 2 different solutions are mixed together। जब आप दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर रहे हैं तब नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। तो मान के चलें आपके पास ये एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है m1 और इसकी वॉल्यूम है v1। अब आपके पास इसके अंदर कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी रहे होंगे, लेट इट बी n1। ये आपके पास कोई दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी अलग है, लेट इट बी m2 और इसका वॉल्यूम आपने कुछ लिया है v2। अब क्योंकि इसकी मोलैरिटी अलग है तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी अलग रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपके पास 2 मोलर NaCl था तो इसके अंदर 2 मोल है नमक के, और अगर आपके पास ये 4 मोलर NaCl था तो इसके अंदर 4 मोल थे नमक के। आपने इन दोनों को क्या कर दिया, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो मान के चलें कि इसका वॉल्यूम v1, इसका वॉल्यूम 1 लीटर था, इसका वॉल्यूम 4 लीटर था, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5 लीटर। तो लेट इट बी v3 जो कि किसके इक्वल होगा v1 प्लस v2 के इक्वल होगा। क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो मोलैरिटी भी चेंज होगी, तो लेट इट बी m3 और इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स होंगे n3। क्योंकि यहाँ पे 2 मोल थे नमक के, यहाँ पे 4 मोल है नमक के, अगर दोनों को मिला दिया जाएगा तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे 6 मोल। तो क्या आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपका जो n3 आएगा यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो n1 प्लस n2 के बराबर होगा। हाँ जी, हम जानते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो n3 क्या होगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। ऐसी n1 क्या होगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, n2 क्या होगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं m3 दैट इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 ओवर v3 दैट इज v1 प्लस v2। तो यहाँ से आप न्यू मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर रहे हैं। तो जरा इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देखते हैं। 2 मोलर 500 ml of NaOH is mixed with 4 molar, let it be 1500 ml solution of
NaOH, कैलकुलेट मोलैरिटी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आप दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी M3 होगी, जो कि किसके बराबर होगी, M1V1 M2V2, M1V1 प्लस M2V2 ओवर V1 प्लस V2, दैट इज 500 प्लस 1500। तो यहाँ पर आपके पास ये 1000 हो जाएगा, ये आपके पास 6000 हो जाएगा, ये आपके पास 2000 हो जाएगा, तो दिस इज 7000 ओवर 2000 कम्स आउट टू बी 3.5 मोल पर लीटर। तो आप इस तरीके से दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स करके भी मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ the next concentration term we have is molality, जिसको आप मोलल भी बोलते हैं, इसको आप स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोलैलिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in 1 kg weight of solvent। तो मोलैरिटी में हम 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोलते थे, मोलैलिटी में हम बोलते हैं 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट? फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो आप यहां से क्या क्या टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं? तो एक्वस बोल दिया गया है, मतलब सॉल्वेंट आपका वाटर हो जाएगा, सॉल्यूट आपका NaOH है। तो मोलैलिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? जो मोलैलिटी है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट करती है। तो 2 मोलल का मतलब क्या हो जाएगा? 2 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन था हमारा यहाँ पे? वाटर। ध्यान रखें, सॉल्यूशन नहीं लेना है, सॉल्यूशन का वेट नहीं लेना है, सिर्फ सॉल्वेंट का वेट लेना है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट मोलैलिटी? तो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सिर्फ सॉल्वेंट का वेट लेना है, वो भी केजी में। हाँ जी, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये अगर आपके पास ग्राम में है तो ऊपर 1000 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में है तो ऊपर आप 1 का फैक्टर रखेंगे। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट मोलैलिटी। यूनिट्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल, और वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में लिया जा रहा है? केजी में। तो क्या हो जाएगा आपके पास यूनिट्स? मोल पर केजी, जिसको आप मोलल भी कह सकते हैं या स्मॉल m से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो मोलैलिटी रिमेन सेम, मोलैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात और ध्यान रखें कि जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें भी वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व होगा, सिर्फ वही टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, बाकी कोई भी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो जरा हम एक क्वेश्चन देखते हैं मोलैलिटी के ऊपर। कैलकुलेट द
molality when 30 gram of यूरिया इज NH2CO NH2, जिसका मोलर मास आपको दिया जा रहा है 60 ग्राम पर मोल, is dissolved in 200 ग्राम of water. तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 30 ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 60, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर दिया हुआ है यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट है दैट इज 200 ग्राम। अगर ग्राम में दिया गया है तो ऊपर 1000 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज 1/2, दिस इज 5/2, कम्स आउट टू बी 2.5 मोल पर केजी। तो आप इस तरीके से मोलैलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस रिलेशन का यूज कर आप किसी भी मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मोलैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिलेशन क्या है हमारे पास? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी 1/, मोलैलिटी प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ओवर 1000। तो यहां पे D क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज कैपिटल M? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, स्मॉल m मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर आपको लेना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन कन्वर्ट मोलैरिटी इंटू मोलैलिटी और मोलैलिटी इंटू मोलैरिटी। थैंक यू।